गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं और आज जो टॉपिक सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चालक तथा परावर्तित, है ना, कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालक पदार्थों के बारे में बात करते हैं कि चालक पदार्थ हम किन्हें कहते हैं। ठीक है, और पहली बात आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जब मैं यहाँ पर चालक शब्द का यूज कर रहा हूँ, जब मैं कंडक्टर शब्द का यूज कर रहा हूँ, इट मीन्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, यानी यहाँ पर हम विद्युत चालक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जब हम सबसे पहले चालक की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं, तो व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर हम किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो कंडक्टर हमारे पास वो पदार्थ होता है जिस पदार्थ के किसी टुकड़े को जब हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें बहुत अधिक आवेशवाहक जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अगर वो चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव हैं तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गति करने लगते हैं, और अगर वो चार्ज कैरियर्स क्या हैं, अगर वो चार्ज कैरियर्स निगेटिव चार्ज हैं तो किस दिशा में गति करेंगे, किस डायरेक्शन में उनकी गति होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे मेटल्स हैं, है ना, हमारी जितनी भी मेटल्स हैं वो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है, जिनमें से विशेष रूप से हम कहते हैं सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम। ये बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, मतलब इनके अंदर जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। और आपको एक बात और यहाँ पर बता दूं कि जो मेटल्स होती हैं उन मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें चार्ज कैरियर के फॉर्म में होते हैं। फाइन, इसके अलावा और भी कंडक्टर्स हो सकते हैं, जैसे सपोज आपके पास किसी आयनिक कंपाउंड का कोई एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, आपने सोडियम क्लोराइड को किस में डिजोल्व किया, पानी में डिजोल्व किया, वाटर में डिजोल्व किया, जो सॉल्यूशन आपके पास आया वो भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, आप उसमें, क्योंकि वहां पर दोनों तरह के हमारे पास क्या चार्ज कैरियर्स अवेलेबल है, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी हैं और निगेटिवली चार्ज आयंस भी हैं। ठीक है ना, तो वहां पर दोनों तरह के हमारे पास क्या अवेलेबल होते हैं, चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं, तो वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। लेकिन जब हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, चालक की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है सॉलिड जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, जो सॉलिड कंडक्टर्स हैं, और उसमें विशेष रूप से इस चैप्टर के अंदर जो बात हो रही है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेटेलिक कंडक्टर्स। हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, दूसरा जो टर्म यहां पर आ रहा है वो क्या है, वो है आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स या परावैद्युत। इनको हम कुचालक या विद्युत रोधी भी कहते हैं। ठीक है ना, इंसुलेटर्स, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक्स, ये सब क्या है ना, जिसको हम कह रहे हैं कुचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। ये किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जिनको जब हम उन पर किसी वाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर जिनमें कोई भी चार्ज कैरियर्स गतिमान नहीं होते। ठीक है, तो उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? उन पदार्थों को हम लोग नॉन कंडक्टिंग, इंसुलेटेड या हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं जिनको वाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि रखा जाए तो उनमें आवेशवाहक गतिमान नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के हमारे पास पदार्थ हो गए, यानी कंडक्टिविटी के बेसिस पर हमने दो कैटेगरीज में हम लोग मटेरियल्स को रख सकते हैं, पहला चालक और दूसरा अचालक, कुचालक, विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ जिनको हम लोग कहते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक्स जिनको हम लोग कहते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम यहाँ पर चालक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद परावैद्युत के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, इससे पहले कि हम इन दोनों के बारे में डिटेल से बात करें, हमें यह समझना होगा कि जो चार्ज कैरियर्स हैं, खासकर जो हमारे पास जो चालक पदार्थ हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, उन मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कैसे बाहर निकलते हैं, क्यों बाहर निकलते हैं, डिटेल में हम लोग अगले चैप्टर के अंदर, अगले यूनिट के अंदर बात करेंगे, जहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो चार्जेस हैं, जो चार्जेस, एक तो इसमें दो तरह के चार्जेस हो गए, एक तो एटम से बाहर निकलने वाला चार्ज और एक रिमेनिंग एटम जिसको हम आयन बोलते हैं, जिस पर क्या आ जाता है, जिस पर धनावेश आ जाता है। तो यहाँ पर दो तरह के, यहाँ पर हम लोग चार्जेस के बारे में बात करेंगे। पहले तरह के चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? पहले तरह का चार्ज कहलाता है फ्री चार्ज, या जिसको हम लोग कहते हैं मुक्त आवेश। मुक्त आवेश। फाइन, सपोज आपके पास कोई मेटेलिक कंडक्टर है, मान लीजिए मैं एक मेटेलिक कंडक्टर का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये इसके पास इसका न्यूक्लियाई है, इसके न्यूक्लियाई में 11 प्रोटॉन है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज है। इसके बाहर ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है,
सपोज इसके फर्स्ट ऑर्बिट में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस, ये इसका तीसरा ऑर्बिट है और इसके तीसरे ऑर्बिट में देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसमें देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम कूलाम के नियम से ही चीजों को समझे तो यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई हमारे पास है और इसके चारों ओर ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं चक्कर लगा रहे हैं, फाइन। तो ये इसके साथ बहुत स्ट्रांगली बाउंड है, ये इससे कम स्ट्रांगली बाउंड है लेकिन इसके मुकाबले ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड है इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियाई के साथ। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ये बहुत ही लूजली बाउंड होता है और इतना लूजली बाउंड होता है कि रूम टेम्परेचर पर ही थर्मल एजिटेशन के कारण, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, यानी तापमान के कारण जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है इसे, उसके कारण ये अपने इस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ जाता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाहर आ गया। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया तो ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया तो इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग एटम बचा, उस रिमेनिंग एटम में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इस पर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज, फाइन। तो इस तरह से हमारे पास देयर आर मिलियंस ऑफ एटम्स जहां से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इसका मतलब देयर आर मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मिलियन ऑफ पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, फाइन। तो अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, these electrons are free to move inside the metallic conductor। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स तो उस मेटेलिक कंडक्टर के भीतर इधर उधर मूव करने के लिए फ्री होते हैं और रूम टेम्परेचर पर जो इनको एनर्जी मिलती है, जो इनको ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो गतिज ऊर्जा इनको मिलती है, उस गतिज ऊर्जा के कारण ये मेटेलिक सरफेस के अंदर इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन ये जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस है जिससे निकल करके ये बाहर आए हैं, फाइन, ये अपनी जगह पर बने रहते हैं, ये अपनी जगह पर हिलते नहीं है। तो ये जो चार्ज हैं ये फ्री हैं मूवमेंट करने के लिए इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर। तो ये तो क्या कहलाते हैं, फ्री चार्ज, यानी जिसको हम कहते हैं मुक्त आवेश। और ये जो आपके पास चार्ज है, चार्ज ये भी है, जितना चार्ज इसके ऊपर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी है, लेकिन ये उसके अंदर इसका मूवमेंट नहीं होता है। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, बद्ध आवेश या बाउंड चार्ज, ठीक है ना। बद्ध आवेश या क्या कहलाता है, बाउंड चार्ज ये कहलाता है, ठीक है। तो 2 तरह के चार्जेस हो गए। पहला चार्ज ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो उस मेटेलिक सरफेस के अंदर, उस मेटेलिक पीस जो आपके पास मेटल पीस है उसके अंदर इधर उधर मूवमेंट करने के लिए फ्री है, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और दूसरे वो हो गए जिनसे ये निकल करके बाहर आया, जिन एटम से बाहर निकल करके आया और वहां पर क्या दिया है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो वो जो आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो अपनी जगह से नहीं हिलते क्योंकि उनका जो मास होता है इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। तो उनको अगर अपनी जगह से हिलना है तो दे नीड मोर एनर्जी, दे नीड मोर थर्मल एनर्जी। उनको जब ज्यादा थर्मल एनर्जी मिलेगी उस केस में ही वो क्या कर सकते हैं, उस केस में उनका मूवमेंट हो सकता है, अदरवाइज वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। मैं कई बार इसको ऐसे कि एनालॉजी लेकर समझाता हूं कि भाई अगर हमारे पास चट्टाने हैं, जो चट्टाने हैं उनसे अगर छोटे छोटे धूल के कण निकल जाएं तो हवा के साथ क्या करते रहते हैं, तो गति करते रहते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स हैं, दोज पार्टिकल्स आर जस्ट लाइक दीस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री इलेक्ट्रॉनों की तरह। लेकिन जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं जिनसे वो के बाहर निकल करके आए, वो अपनी जगह पर स्थिर रहती है। तो इस तरह से इस एनालॉजी से हम इसको समझ सकते हैं कि दीज आर रॉक्स, और ये रॉक्स से निकलने वाले क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं जो इधर उधर मूवमेंट करने के लिए फ्री हैं और रॉक्स अपनी जगह पर खड़ी है। तो ये बाउंड चार्ज हो गया और ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री चार्ज हो गया। तो 2 तरह के चार्जेज हैं, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज। तो बच्चों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, यानी चालकों के स्थिर विद्युत गुण। यहां पर मैं एम्फेसिस कर रहा हूं, यहां पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं कि इस पर स्थिर विद्युत गुण, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज। यानी हम प्रॉपर्टी
जिस समय पर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं उस समय जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं उसके लिए आपको ये मान के उस स्थिति में क्या होना चाहिए, उस स्थिति में उसके अंदर कोई भी चार्ज का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। यानी ये प्रॉपर्टीज तब वैलिड है, उस समय ये प्रॉपर्टीज काम करेंगी जिस समय पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस हैं वो चार्जेस क्या है, वो चार्जेस फिक्स हैं, उस समय पर उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। जिस समय पे स्टेडी स्टेट आ जाएगी उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम स्थिर वैद्युत गुणों की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। फाइन। इसमें से जो पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी है वो पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, अगर आपके पास कोई चालक है तो उस चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, ठीक है ना। स्थिर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। मैं इनको दोनों केसेस में डिस्कस करूंगा। मैं उस केस में भी डिस्कस करूंगा जब आपके पास आपने किसी कंडक्टर को आइसोलेटेड रखा हुआ, आइसोलेटेड रखा हुआ मतलब आपने उसको किसी ऐसे स्थान पर रखा हुआ है वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, जहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। और सेकंड केस में हम वो बात करेंगे जब हमने कंडक्टर को ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर कोई फील्ड पहले से मौजूद है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है। तो दोनों ही केसेस में हम देखेंगे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसको हम कैसे समझते हैं, ध्यान से इसको आप देखिएगा। एज ए प्रॉपर्टी तो आप इसका बार बार यूज करते हैं कि चालक में स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, कि जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है किसी कंडक्टर के अंदर वो जीरो होता है। फाइन। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश हम लोग करते हैं। पहला केस मैं लेकर के चल रहा हूं कि व्हेन द कंडक्टर इज इन आइसोलेशन, यानी जो कंडक्टर है वो आइसोलेशन में है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर कोई अन्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। फाइन। सपोज दिस इज अ कंडक्टर of any shape and we have given some positive charge to this conductor that is residing on its surface, ठीक है। हमने इसको क्या दिया हुआ है, हमने इसको कुछ बाहर से आवेश दिया हुआ है जो कहां पर वितरित है, जो इसके पृष्ठ के ऊपर वितरित है। और हमें क्या दिखाना है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब आप देखिए इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ पॉजिटिव आयंस हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए कि इसके अंदर जीरो होता है, हम उल्टे तरीके से चलते हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि जीरो नहीं होता है। अगर जीरो नहीं होता है तो क्या होगा, यहां से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो नहीं होगी। अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो मूवमेंट है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। ये जो यहाँ पर आपके आयंस है इनका मूवमेंट along the direction of electric field होना चाहिए। यानी उस केस में अगर इनके भीतर कोई भी फील्ड होगा तो ये पॉजिटिव और निगेटिव आयंस जो हैं इनका मूवमेंट होगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर इसके अंदर E जीरो नहीं होगा, E इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस केस में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव नहीं होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन उसी केस में अचीव हो सकती है अगर आपने इसको बाहर से चार्ज दिया हुआ है और इस पूरे के पूरे सिस्टम को आपने आइसोलेशन में रखा हुआ है, जब इसके अंदर E की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है ना। तो जब E की वैल्यू जीरो होगी तो E की वैल्यू जीरो होने में देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। कोई भी चार्जेस का मूवमेंट नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव होगी। तो उसी केस में ये जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव होगी तो हम कह सकते हैं कि उसके ये तभी पॉसिबल है जब इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है। ये तो सिंपल पहला केस हो गया जब हमने इसको आइसोलेशन में लिया है। सेकंड केस मैं यहां पर लेकर के चल रहा हूं कि जब हमने किसी कंडक्टर को, किसी मेटालिक कंडक्टर या किसी कंडक्टर को हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। सपोज दिस इज एन एक्सटर्नल फील्ड, ये अभी मैं इसके अंदर आप देख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नहीं दिखा रहा हूं, है ना। अगर मैं स्टार्टिंग में दिखा भी दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेटर ऑन जब हमें पता चलेगा कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, तो उस केस में नो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से होकर पास
नहीं होंगी। इसीलिए इनिशियली आप इसको मैं डॉट से दिखा दे रहा हूं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि वहां पर फील्ड जीरो है या नहीं। तो दैट्स व्हाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मैंने इसको डॉटेड दिखा दिया। फाइन, बाद में जब मैं प्रूव करूंगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इनको यहां से हटा दूंगा। अब देखिएगा कि इसके अंदर ये नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, इस प्रकार से ये इसके अंदर जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी इनके अंदर हैं। फाइन, तो जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर की ओर मूव कर जाएंगे, वो मूव कर जाएंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां पर ये इकट्ठा हो जाएंगे इस साइड में। फाइन, और जब ये यहां पर इकट्ठा हो गए तो इनके रिलेटिवली, इनके जब आप ये समझिए कि जब ये इधर की ओर शिफ्ट हुए तो ऑब्वियसली इस वाली साइड में क्या आ जाएगा, इस वाली साइड में जितना इस वाली साइड में नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इस वाली साइड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, है ना। जब आप इस कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इस वाले फेस पर क्या इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव चार्जेस, और इस वाले फेस पर क्या इकट्ठे हो गए, नेगेटिव चार्जेस। तो सपोज अगर ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इसकी वैल्यू ई एक्सटर्नल है तो इसके अंदर जो फील्ड इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये पता चला स्टार्टिंग में इतना हुआ। फाइन, पता चला अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस इसके अंदर बच गए। ठीक है, तो अभी जो है इसकी वैल्यू के बराबर नहीं है। तो ये कब तक चलता रहेगा, ये कब तक यहाँ पर चार्जेस के, अब पता चला कि फिर ये चार्ज यहाँ से यहाँ एक्यूमुलेट हो गया, ये चार्ज का एक्यूमुलेशन यहाँ से यहाँ हो गया, तो फिर फील्ड की वैल्यू और बढ़ गई। तो धीरे 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 आप देख रहे हैं कि क्या होगा, प्रोसेस क्या चल रही है कि जैसे ही आपने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा, नेगेटिव चार्ज इधर की ओर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और जो पॉजिटिव चार्ज है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए, जिससे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, स्टार्टिंग में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि चार्जेस का एक्यूमुलेशन कम होगा, पर धीरे 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जब एक्सटर्नल फील्ड और इंटरनल फील्ड ई इंटरनल इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो इसके भीतर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इक्वल टू जीरो। जब E इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इसके बाद जो चार्जेस का फर्दर एक्यूमुलेशन या फर्दर शिफ्टिंग जो है चार्जेस की, वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। ठीक है, यह हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट हमको मिल गई, जो चार्जेस का मूवमेंट था दैट हैज बीन स्टॉप्ड, वो रुक गया। फाइन, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि एक्सटर्नल फील्ड और इंटरनल फील्ड की जो वैल्यू है इसके भीतर बराबर हो गई। अब आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फील्ड, जितना एक्सटर्नल फील्ड इधर को उतना ही इंटरनल फील्ड इधर को, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी जो आपका ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों ही केसेस में वेदर द कंडक्टर इज इन आइसोलेशन और कंडक्टर इज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन, द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। उसका मान कितना होगा, उसका मान जीरो होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो सबको हम लोग ध्यान रखते हैं, क्यों ऐसा होता है इसको समझाने की कोशिश भी हमने यहां पर आपको करी। तो बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी जो कंडक्टर की है, सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कंडक्टर की है कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम बाहर से कोई चार्ज देते हैं, कोई चार्ज इंजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास कोई मेटेलिक बॉल है, ठीक है, आप बाहर से कोई चार्ज उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो वो जो चार्ज है उसके अंदर नहीं रुकता, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर आ जाता है, सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है। तो कोई भी जो एडिशनल चार्ज है जो किसी मेटेलिक कंडक्टर को दिया जाता है, किसी कंडक्टर को दिया जाता है, that whole charge resides on the surface of the conductor, वो उसके सरफेस पर ही रिजाइड करता है। इसको दो तरह से समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप एडिशनल चार्ज देते हैं, सपोज आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज देने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव जो उसमें ऑलरेडी पॉजिटिव आयंस वहां पर अवेलेबल हैं, वो क्या करते हैं, उसको रिपेल करते हैं, और रिपेल करके उसको कहाँ फेंक देते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। पहला तरीका तो उसको समझने का ही है। द सेकेंड मेथड इज मैथमेटिकल, जो दूसरा तरीका है वो तरीका मैथमेटिकल है। उस तरीके से हम इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम। तो उससे पहले जो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने पढ़ी है, वो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है दैट इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, है ना।
एक बात और ध्यान रखिए, जब मैं इनसाइड द कंडक्टर कह रहा हूं, सपोज दिस इज अ कैविटी इनसाइड द कंडक्टर, तो कंडक्टर का मतलब इनसाइड द कंडक्टर का मतलब ये कैविटी उसमें इंक्लूड नहीं है। इनसाइड द कंडक्टर मतलब इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर का मटेरियल है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि सपोज कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक कैविटी ड्रॉ कर दी, यहाँ से कुछ मटेरियल निकाल दिया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, क्या जीरो होगी या नहीं होगी, वो अलग चीज है। लेकिन जब मैं यहाँ पर कह रहा हूं तो मैं यहाँ पर इस तरह की कैविटी वाले मैटर्स को इसमें यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा हूं। यानी यहाँ पर इनसाइड द कंडक्टर का मतलब इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के पदार्थ के भीतर, ये बात यहाँ पर हो रही है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। फाइन। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो। सपोज वी हैव ड्रॉन अ गॉसियन सरफेस हियर, हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। सपोज नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज क्यू, ठीक है ना। ये मान लिया हमने इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज मान लिया वो क्यू है। फाइन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हम फ्लक्स निकालेंगे, जब इससे पास होने वाला फ्लक्स निकाला जाएगा कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। बट यहां पर आप जानते हैं कि ई की वैल्यू कितनी है, जीरो। जब ई की वैल्यू जीरो है तो दिस फ्लक्स विल बी जीरो, इंप्लाइज दैट Q is equal to 0. It means no charge, no extra charge resides inside the conductor. अगर आप इसको एक्स्ट्रा चार्ज देते भी हैं तो ये फेल करके कहाँ आ जाता है, इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इट इज अनदर एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ये चालक का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की वो ये है कि जो कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के भीतर हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। फाइन। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वी ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज वी बी। देन वी नो वी ए माइनस वी बी is equal to minus integration from A to B vector E dot vector dr. There is a relation between potential difference and electric field. Potential difference is equal to line integration of electric field और limits उसकी क्या है, from A to B. अब हम जानते हैं कि throughout the conductor the value of E is equal to 0. यानी पूरे के पूरे कंडक्टर के लिए E का मान क्या है, 0 है। जब E की वैल्यू 0 होगी तो this term will become, this side will become 0, means implies that VA minus VB is equal to 0. It means what? It means potential at point A is equal to potential at point B. Means इन दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान है। Similarly, if you will take point C and point D, again you will find potential at point C and potential at point D is same. You can take here G and H. You can take here 2 points G and H, you will get the same result. ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे के पूरे चालक के भीतर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। मतलब पूरे के पूरे कंडक्टर के लिए विभव का मान क्या होता है, समान होता है। यानी किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये सपोज कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के हर पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ऐसा होता है, ये होता है। सपोज ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी होती है। तो अगर ये नहीं, ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम इस वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये लंबवत नहीं होगी तो क्या होगा। फाइन। अगर ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, सपोज इट इज लाइक दिस, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सरफेस। फाइन। इन दैट केस there will be two components of E. First one will be E cos theta along the surface and second one will be
ई साइन थीटा। फाइन, ये इसका क्षैतिज घटक है जो कि उस सरफेस के अलोंग है। जब ये सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो सरफेस पर जो चार्जेस हैं उन चार्जेस पर क्या लगेगा, एक फील्ड लगेगा। और जब चार्जेस फील्ड में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे, तो उन पर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर को लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या होगा, वहां पर चार्जेस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं होगी, जो कंडीशन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन केवल इस केस में अचीव हो सकती है क्योंकि यहां पर देयर विल बी ओनली वन कंपोनेंट, क्योंकि अगर आप यहां पर निकालेंगे तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी व्हाट, e cos 90, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड along the surface of the conductor। ठीक है, उसके along कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है, इसलिए उसके along कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज कि किसी आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना। अगर आप किसी भी आवेशित चालक के निकट किसी भी शेप का वो आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, उसके नियर बाई अगर आप कोई पॉइंट लें तो उस नियर बाई इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो होती है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और अगर इससे पहले जो भी हमने टॉपिक पढ़ा था, इससे पहले जो हमने इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, तो उसमें हमने कहा था कि इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है ना। तो इस केस में हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, किसमें, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को डिनोट करने वाला। फाइन, तो ये तो सिग्मा क्या है, पहली बात ये कि सिग्मा क्या है हमें पता है। सिग्मा हम लोग किसे कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। किसको कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज ओवर सरफेस एरिया। ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया जो कहलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो सरफेस है वो इरेगुलर शेप की है, जैसा कि हमने यहाँ पर शो किया, फाइन, तो उस केस में हमको सिग्मा को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, ये कहलाता है लोकल चार्ज डेंसिटी। लोकल चार्ज डेंसिटी मतलब इसका क्या मतलब होगा, हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। ठीक है ना। तो अगर हम इसमें एक छोटा सा सेक्शन लें, माना ये सेक्शन हमने लिया, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो इसका एरिया है दैट एरिया इज वेरी स्मॉल। तो अगर ए की वैल्यू कम होगी तो सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी। फाइन, और जिन जिन जगहों पर ए की वैल्यू कम है वहां पर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। जहां पर ए की वैल्यू ज्यादा है वहां पर सिग्मा की वैल्यू कम, और जहां पर ए की वैल्यू कम वहां पर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह के इरेगुलर जो शेप्स हैं उनमें जो चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू थ्रू आउट द सरफेस कांस्टेंट नहीं होती। कुछ पॉइंट्स पर ये ज्यादा होती है और कुछ पॉइंट्स पर कम होती है। इसीलिए यहाँ पर जो टर्म हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा यहाँ पर लोकल चार्ज डेंसिटी है। हाँ, अगर ये शेप ऐसा होता इस प्रकार से, देन चार्ज डेंसिटी विल बी सेम रेगुलर शेप के ऊपर। फाइन, तो अब हम इसको प्रूव अगर करना चाहें तो हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, जरा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये जो आपके पास एक इरेगुलर शेप का मेटेलिक या कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ एक आपके पास शेप है, इसके नियर बाई कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसको हम गॉस लॉ की हेल्प से, क्योंकि कूलॉम लॉ की हेल्प से करेंगे तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहां पर हम इसको गॉस लॉ की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं, जो गॉस का लॉ है। तो उसकी हेल्प से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए गॉसियन सरफेस यहाँ पर हमने सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ किया इस तरह से, फाइन, इस तरह से। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया बहुत कम है, बहुत छोटा सरफेस हमने लिया। इस क्यों छोटा लिया है, क्योंकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के नियर बाई ये जो है सरफेस एरिया है, तो बहुत छोटा ये होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर इधर उधर जाएंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बदल जाएगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी बदलने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज
हो सकती है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये बहुत छोटा सा एक सरफेस एरिया लिया है। अब हम इससे जाने वाला फ्लक्स निकाले। सपोज हमने इसको कह दिया, ये तो देखिए दो फ्लैट सरफेस है, ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, और तीसरी क्या है, तीसरी इसकी कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, तीसरी इसकी कर्व्ड सरफेस है ये वाली, तो ये हो गई इसकी सरफेस नंबर 3। तो इससे जो टोटल फ्लक्स पास होगा फाई, दैट विल बी इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 मतलब इससे जाने वाला फ्लक्स, ठीक है ना, इस जगह से। अगर आप देखें यहां पर, तो यहां पर डीए की डायरेक्शन ये है और ई की डायरेक्शन भी यही है, तो इस पॉइंट पर ये हो जाएगा ई डी ए प्लस φ2। φ2 अगर आप यहां देखें इस वाले को, तो φ2 में क्या हो जाएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो जब आप यहां पर ई डी ए निकालेंगे तो ई की वैल्यू 0 होने की वजह से कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस अब आप इसको देख लीजिए, यहां पर क्या है कि ये तो आपके पास जो एरिया कंपोनेंट है, जो एरिया वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो ये भी कितना हो गया, 0, यानी ये हो गया आपके पास ई डी ए। फाइन। अब गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू, और ये वैल्यू क्या है, ई डी ए इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। फाइन। तो ये क्या हो गया, E इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू ओवर डी ए, ठीक है। तो ये जो आपके पास Q ओवर डी ए है, तो यहां पर जो चार्ज है इसके अंदर वो पूरा Q तो पूरा इसके ऊपर है, यहां से यहां तक ये पूरा Q है। तो आप इसको Q की जगह पर यहां पर क्या ले सकते हैं कि जो चार्ज इसके अंदर है, सपोज दैट चार्ज इज Q डैश, जो इतने से एरिया में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमेशा क्या होता है, इसके नॉर्मल होता है। लास्ट पॉइंट जो था इसका, उसमें हमने लास्ट प्रॉपर्टीज में हमने इसको डिस्कस किया। तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एंड डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर एन कैप, ठीक है। यहां से देख लीजिए इस प्रॉपर्टी को, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बच्चों अगली जो प्रॉपर्टी है उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि इफ देयर इज अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर, तो जो टोटल आप एडिशनल चार्ज उसको देंगे वो उसके सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब क्या है, कैविटी का मतलब क्या है, सपोज हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर है और बीच में से हमने कुछ मटेरियल बाहर निकाल दिया, तो वहां पर एक कैविटी बन जाएगी, एक कैविटी वहां पर फॉर्म हो जाएगी। फाइन। तो सपोज ये आपके पास कोई इरेगुलर शेप का कोई कंडक्टर है और इसके भीतर से हमने ये कुछ मटेरियल निकाल दिया और एक कैविटी यहां पर क्रिएट कर दी। फाइन। तो क्वेश्चन ये है, आप ये इसमें कौन सी नई बात करी, तो वो तो बाह्य पृष्ठ पर ही वितरित होता है। अब देखिए ना, कंफ्यूजन कहां पर क्रिएट होता है। सपोज वी हैव गिवन सम चार्ज Q टू दिस मेटालिक कंडक्टर। नाउ क्वेश्चन इज दिस, whether this charge will be distributed on this, या it will partially be distributed on this surface। ये जो इनर सरफेस है, जो इनर यहाँ पर ओपन सरफेस है, इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, या सारा का जो सारा चार्ज है वो यहाँ पर ही डिस्ट्रीब्यूट। अभी तक आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं था, लेकिन शायद अब अगर आप ध्यान से मेरी बात को समझ रहे हैं तो क्वेश्चन ये अराइज हो गया कि जो इसको चार्ज दिया गया, क्योंकि अब देखिए इसमें दो ओपन सरफेसेज हो गई, एक ओपन सरफेस ये हो गई और एक ओपन सरफेस ये हो गई, जो हमने कहां बनाई है, जो हमने कैविटी बनाई है, किसके अंदर, जो कैविटी हमने बनाई है मटेरियल को निकाल कर। तो एक खुला पृष्ठ ये हो गया और एक खुला पृष्ठ ये हो गया। क्वेश्चन ये है कि जो हम इसे चार्ज देंगे, वो चार्ज क्या केवल इस सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, या इसका कुछ पार्ट इस सरफेस पर भी चला जाएगा। फाइन। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो है केवल आउटर सरफेस जो आपकी है, उस आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन केवल कहने से काम नहीं चलेगा, हमें इसको प्रूव भी करना पड़ेगा, हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा भाई ऐसा कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम गॉस के लॉ का इस्तेमाल करते हैं, गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। सपोज हमने यहां पर एक गॉसियन सरफेस खींच लिया, ठीक है। गॉसियन सरफेस खींचने के बाद अब हम निकालें कि ये
कितना चार्ज इसके अंदर है, ठीक है। तो फिर वही होगा कि जब आप निकालेंगे E डॉट dA, अगर आप इसमें छोटा सा हिस्सा लेकर के निकालते हैं कि भाई इसमें इसके अंदर कितना चार्ज है, तो यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट 0. व्हाई? बिकॉज E इनसाइड एनी कंडक्टर इज 0. उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. जब ये 0 होगा तो जब जब phi इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q आप रखेंगे, तो क्योंकि phi की वैल्यू 0 है, इंप्लाइज दैट q इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब कि यहां पर कोई भी चार्ज इसकी इनर सरफेस पर बाहर की ओर नहीं होगा. जो आपने कैविटी बनाई है उस कैविटी के सरफेस पर नहीं होगा. द होल चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर ओनली. ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा. कई सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम इस फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं. अब जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी उसमें इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं था. सपोज अगर हम इस कैविटी के अंदर चार्ज रख दें तब क्या होगा? तब क्या इस सरफेस के ऊपर कोई चार्ज आएगा या नहीं आएगा? जरा इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं. फाइन. तो जब आप यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर रख देंगे तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी. फाइन. तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से कि यहाँ पर जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आपके पास जो पॉजिटिव आयंस हैं वो उन पर वो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, वो इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे. और उसकी वजह से क्या होगा? जो नेगेटिव चार्ज होगा वो आकर के कहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा यहां पर. और इतना ही जो पॉजिटिव चार्ज है, इतना ही पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर आकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा. फाइन. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो कैविटी के अंदर चार्ज रखे जाने पर यहां पर क्या होगा? इसके फील्ड के कारण यहाँ पर ये जो भी आपके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस हैं वो इस फील्ड में आएंगे, उन पर फोर्स लगेगा. जो आपके पास नेगेटिव चार्ज हैं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उन पर फोर्स लगेगा. और जो पॉजिटिव चार्ज हैं उन पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा. वो इस सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ये यहाँ पर आकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे. ठीक है. तो ये एक और इंपॉर्टेंट, इसी जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म यहाँ पर है. तो बच्चों आज की क्लास में हमने जो कंडक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझने की कोशिश करी है. ठीक है. तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं जब हम इन पर बेस्ड जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हम इन चीज़ों को ध्यान से समझते हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं. तो आज की क्लास में हमने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज पे बात करी. आज हम उसको इतना ही रखेंगे. कल की क्लास में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, उन पर एक्सटर्नल फील्ड का इन्फ्लुएंस और साथ ही साथ पोलराइजेशन से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों. आज